हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपने एक नया टॉपिक के बारे में सीखेंगे और उस टॉपिक का नाम है कर्ण की साम्यावस्था। कर्ण की साम्यावस्था का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई भी यहाँ पे कोई भी वस्तु है, ये वस्तु है। अब इस वस्तु के ऊपर चार बल लग रहे हैं। एक जैसे मान लो ऊपर की तरफ और एक मान लो नीचे की तरफ, दोनों बल। अब ये दोनों बल जैसे समान है, मतलब ये मान लो बल 2 न्यूटन लग रहा है, ये वाला बल भी 2 न्यूटन लग रहा है, मतलब 2 न्यूटन बल ऊपर की तरफ लग रहा है और 2 न्यूटन बल नीचे की तरफ लग रहा है। तो अपने क्या देखते कि ये जो वस्तु है वो अपनी जगह से बिल्कुल हिल नहीं रही। क्यों? क्योंकि ऊपर से जितना बाह्य बल लग रहा है उतना का उतना नीचे से लग रहा है, मतलब वो अपनी जगह से हिलता नहीं है। तो इसी को अपने बोलते हैं कर्ण की साम्य अवस्था। मतलब यहाँ पे कुल बाह्य बल जो है वो 0 है। क्यों? क्योंकि ऊपर 2 न्यूटन लग रहा है और नीचे 2 न्यूटन लग रहा है, मतलब दोनों जो बल है वो विपरीत दिशा में लग रहा है। तो कुल जो बल होगा वो बल 0 हो जाएगा। ठीक है, कुल बल कैसे 0 होगा कि जैसे मान लो कि F कुल को मैं लिखता हूँ नेट मतलब टोटल। तो देखो ये वाला बल ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इसको मैं मान लेता हूँ प्लस, तो ये आ जाएगा +2। फिर कुल ज्ञात करना है, नेट ज्ञात करना है, तो प्लस कर देंगे। अब ये वाला जो बल है वो नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब इसके विपरीत दिशा में, तो साइन क्या हो गया, माइनस में आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -2। तो टोटल अपने देखते हैं कि +2 प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो +2 -2 तो क्या हो गया 0। तो यहाँ पे नेट फोर्स कुल बल जो है वो 0 है। तो कब कुल बल 0 होता है? जब वस्तु पे लगने वाला बल जो है वो साम्यावस्था में है, मतलब ऊपर जितना बल लगता है नीचे उतना ही उतना बल लगता है। तो इसको अपने कर्ण की साम्यावस्था कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही अपने को लिखा हुआ है कि जब किसी कण का नेट बाह्य बल 0 हो तब स्थानांतरित साम्यावस्था कहलाता है। ठीक है, और स्थानांतरित साम्यावस्था की शर्त में F नेट जो है वो 0 होता है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड बहुत सारे उदाहरण होते हैं कि कोई वस्तु है, अब उसके ऊपर 2 बल लग रहे हैं और दोनों बल जो है वो विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो वो वस्तु जहाँ है वहीं की वहीं रहेगी, वो मूव नहीं करेगी। तो उस कंडीशन में अपने बोलेंगे कि इस वस्तु पे लगने वाला कुल बाह्य बल जो है 0 होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे दूसरा है कि कोई वस्तु है अपनी जगह पे घूर्णन कर रही है, अपनी जगह पे घूर्णन कर रही है, तो वो उसी जगह पे राउंड राउंड घूम रही है। ठीक है, उस जगह से वो हिल नहीं रही। जैसे एक सबसे बेस्ट उदाहरण है जैसे पंखा। ठीक है, अपने देखते हैं कि पंखा अपनी एक्सिस पे ही घूमता रहता है, बराबर ना, अपनी एक्सिस पे ही घूमता रहता है और उसकी स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है। तो अपनी एक्सिस पे ही घूर्णन गति करता रहता है, वो अपनी एक्सिस से हटता नहीं है, बराबर। तो उसी को अपने क्या बोलेंगे कि इसका घूर्णन साम्यावस्था में है, मतलब नेट टॉर्क को अपने ये साइन से डिस्क्राइब करते हैं। तो टॉ भी एक तरह का बल होता है, लेकिन ये बल जब कोई भी वस्तु घूर्णन गति कर रही है तो उस टाइम पे जो बल लगाते हैं उसको टॉ बोलते हैं, बराबर। जो सीधा बल लगता है उसको नॉर्मल अपने बल कहते हैं, लेकिन कोई भी वस्तु को घुमाने के लिए जो बल लगता है उसको कहते हैं अपने टॉ। तो यहाँ पे भी देखो पंखा के अंदर क्या है, एक निश्चित गति से वो पंखा घूमता है और उसकी जगह फिक्स होती है। तो यहाँ पे उसकी घूर्णन साम्यावस्था के फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे नेट टॉर्क जो है वो 0 होगा। इसीलिए अपने क्या लिखेंगे, टॉ और NET, नेट टॉ जो है वो अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी घूर्णन साम्यावस्था के कारण उसका नेट टॉ जो है वो अपना 0 हो जाएगा। ठीक है,
फिर इसके बाद में दोनों चीज़ें हैं, अब इसके अंदर दोनों चीज़ें साथ में हो रही है तो क्या बोलेंगे कि जब कोई भी कण स्थानांतरित साम्यावस्था के साथ साथ में घूर्णी साम्यावस्था भी हो तो वो साम्यावस्था कहलाता है। तो साम्यावस्था में एफ नेट भी जीरो होगा और टो नेट भी जीरो होगा, मतलब बाह्य बल भी लग रहा है और घूर्णन साम्यावस्था भी है, ठीक है, स्थानांतरित साम्यावस्था भी है और घूर्णन साम्यावस्था दोनों है, तो उसको अपने साम्यावस्था कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कण की साम्यावस्था के बारे में अपने समझ सकते। फिर इसके बाद में जो है, इसके बाद में जो टॉपिक है वो टॉपिक है संपर्क बल और असंपर्क बल, ठीक है। संपर्क बल किसको कहते हैं और असंपर्क बल किसको कहते हैं, इसके बारे में अपने पहले भी पढ़ा है, फिर से पढ़ लेते। संपर्क बल मतलब होता है कि कोई भी दो वस्तु, ठीक है, दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आके उनके बीच में कोई भी तरह का बल लग रहा है तो उसी को अपने संपर्क बल कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे बल होते हैं कि एक दूसरे के संपर्क में आके लगता है, जैसे कि घर्षण बल है, जैसे मान लो कि ये कोई ढलान है और उसके ऊपर बॉल जो है वो नीचे गिर रही है तो ये इसके संपर्क में आ रही है तो इनके दोनों के बीच में घर्षण बल लगेगा, बराबर। अपने पैदल चल रहे हैं तो अपने चप्पल या जूते और ज़मीन के ऊपर जो बल लगता है वो घर्षण बल होता है, बराबर। तो इस तरह के बहुत सारे जो बल हैं वो सब घर्षण बल, ये जो है वो संपर्क बल में आते। तो यहाँ पे यही लिखा है कि किसी वस्तु पर लगा वह बल जिसका अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए वो वस्तु अन्य माध्यम से संपर्क में बने रहने में आवश्यक हो, संपर्क बल कहलाता है। मतलब वो एक वस्तु दूसरे वस्तु के बीच में कोई भी माध्यम हो, ठोस, द्रव्य या गैस, उसके साथ में संपर्क बनाए रखने का प्रयत्न करता है तो उसको संपर्क बल कहते हैं। तो वो अभिलंब बल हो सकता है, घर्षण बल हो सकता है, उत्प्लावन बल हो सकता है, श्यान बल हो सकता है, ठीक है, वायु प्रतिरोध हो सकता है, डोरी में तनाव हो सकता है, प्रत्यानयन बल हो सकता है। ये सब नाम तुम्हारे लिए नए हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इन सब के बारे में तुम समझ जाओगे। घर्षण बल और अभिलंब बल क्या होता है वो अभी इसी चैप्टर में, इसी पार्ट के अंदर तुम पढ़ लोगे, बराबर। धीरे धीरे फिर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो उत्प्लावन बल क्या होता है, प्रत्यानयन बल क्या होता है, इसके बारे में, सबके बारे में समझोगे, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना घर्षण बल। इसी तरह असंपर्क बल किसको बोलते हैं, संपर्क बल के बारे में पढ़ लिया। असंपर्क बल मतलब वही, एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में आए बिना उसके ऊपर बल अनुभव करता है तो उसको असंपर्क बल बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, बराबर। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत बल है, चुंबकीय बल है, ये सब जो है असंपर्क बल में आएंगे। मतलब ये दोनों बल एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ रहे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने दो मैग्नेट लिए, दो चुंबक लिए, दो चुंबक को एक दूसरे के संपर्क में लाए बिना ही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये चुंबक एक दूसरे को संपर्क में आए बिना ही बल का अनुभव करते हैं तो उसको अपने असंपर्क बल बोलेंगे। इसी तरह जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है तो वो भी असंपर्क के अंदर आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में है अभिलंब बल और घर्षण बल कैसा होता है, किस तरह से अपने उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभिलंब बल और घर्षण बल क्या होता है उसके बारे में अपने यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है वो अपने पढ़ लेते हैं और फिर इसको समझते हैं कि जब कोई भी पिंड किसी अन्य पिंड के संपर्क में होता है तब वहाँ न्यूटन के तृतीय नियम को संतुष्ट करने वाले पारस्परिक संपर्क बल होते हैं। यहाँ संपर्क पृष्ठों के अभिलंब संपर्क बल के घटों को अभिलंब प्रतिक्रिया, जबकि संपर्क पृष्ठों के समांतर संपर्क के घटों को घर्षण बल कहते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चित्र बताया हुआ है ये। अब ये यहाँ पे वस्तु है और इस वस्तु पे चार तरह के बल लग रहे हैं, चार तरह के बल लग रहे हैं, ठीक है। अब ये चारों तरफ के बल किस तरह से लग रहे उसको अपने समझते हैं। तो देखो मान लो कि एक टेबल है, एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर मैंने कोई भी, जैसे मान लो
कोई वस्तु रख दी, बराबर। अब इस वस्तु पर कितने तरह के बल लगेंगे उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये वस्तु टेबल के ऊपर पड़ी है, मतलब इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, बराबर। और गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसके वस्तु के नीचे की तरफ लगता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगेगा। तो ये हो गया अपना mg, जिसको mg, बराबर, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये एक तरह का बल हुआ जो नीचे की तरफ लगता है, बराबर। अब गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि जब कोई भी बल नीचे की तरफ लग रहा है तो उसी के समान परिणाम का बल उसके विपरीत दिशा में हमेशा लगता है। मतलब कोई भी क्रिया है तो उसकी प्रतिक्रिया हमेशा होती है, बराबर। तो जिस तरह से ये बल mg नीचे की तरफ लगता है, उसी तरह से एक बल जो है उसके विपरीत दिशा में जितना बल mg का है उतना का उतना ऊपर की तरफ लगता है, तो उसको अपने n से डिनोट करते हैं और उसको बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया, ठीक है। अभिलंब इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो बल है इस वस्तु के अभिलंब लग रहा है, बराबर। अभिलंब बल है। अभिलंब का मतलब होता है कि किसी वस्तु के ऊपर 90 डिग्री के कोण बनाना, ठीक है। किसी वस्तु के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाना, तो वो अभिलंब होता है। तो ये जो है इस वस्तु के ऊपर 90 डिग्री के कोण से ऊपर की तरफ बल लग रहा है, तो इसको अपने बोलेंगे अभिलंब बल। ये रियल में अपने देखते हैं तो दिखता नहीं है, बराबर। तो गुरुत्वाकर्षण बल भी कहाँ दिखता है, ठीक है। लेकिन अपने ये मानते हैं कि क्रिया जो होती है, कोई भी वस्तु पे क्रिया होती है, उसकी प्रतिक्रिया हमेशा होती है। तो नीचे की तरफ अभिलंब बल, नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो उतने ही परिणाम का ऊपर जो है हमेशा अभिलंब बल भी लगेगा। तो ये देखो, वस्तु जहाँ है वहीं की वहीं रहती है, बराबर ना। तो वस्तु जहाँ है वहीं वहीं क्यों रहती है, क्योंकि यहाँ पे साम्यावस्था होगी। मतलब जितना बल नीचे की तरफ लग रहा है उतना ही बल कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो अपने इसको क्या बोलेंगे कि ये वस्तु साम्यावस्था में, बराबर। अब ये दो बल के बारे में तो पढ़ लिया। अब अपने क्या मानते हैं कि ये वस्तु जो है, अब मैं इसको इस दिशा में बल लगा रहा हूँ, इस दिशा में क्या लगा रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ। तो ये इसको इस दिशा में मुझे हटाना है, तो मैं यहाँ पे बल लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपना बाह्य बल हो गया, क्योंकि मैं खुद लगा रहा हूँ, तो ये अपना हो गया बाह्य बल। अब क्या होता है कि ये वस्तु और ये जो कोई भी सरफेस है, ये मान लो ये टेबल है, तो जब इसको यहाँ पे बल लगाऊंगा तो इसके नीचे के ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में, और जब मैं ये बल लगाऊंगा तो इन दोनों के बीच में घर्षण बल उत्पन्न होगा, बराबर ना। जैसे मान लो कि तुम टेबल के ऊपर कोई वस्तु रख दी और टेबल के ऊपर वस्तु को तुम ऐसे बल लगा के खिसकाओगे तो उनके बीच में घर्षण बल होगा, आवाज़ आती है, अपने को सुनाई देती। तो वो जो घर्षण बल होता है वो हमेशा कोई भी बाह्य बल लगाते उसके विपरीत दिशा में होता है। तो इसका जो विपरीत दिशा में जो घर्षण बल होगा वो इन दोनों के बीच में यहाँ पे लगेगा। तो वो जो घर्षण बल होगा उसको अपने स्मॉल f से डिनोट करते। तो यहाँ पे 4 तरह के बल लग रहे एक वस्तु के ऊपर, ठीक है। तो ये जो बाह्य बल होता है उसके विपरीत दिशा में अपने क्या बोलते, घर्षण बल लगते। तो ये अलग अलग तरह की बल उस एक वस्तु के ऊपर लगते हैं। तो इसको अपने को समझना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लिखा है उसके बारे में समझ लेते हैं अपने, ठीक है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि किसी पृष्ठ के संपर्क में रखे पिंड पर जब संपर्क पृष्ठ के समांतर कोई बाह्य बल F लगाया जाता है, मतलब बराबर, मतलब ये संपर्क पृष्ठ के समांतर ही हुआ, ये बल लग रहा है। तो समांतर ये बाह्य बल लग रहा है, तभी घर्षण बल स्मॉल f उत्पन्न होता है। देखो, घर्षण बल स्मॉल f उत्पन्न होता है। f को क्रमशः बढ़ाने पर f का मान तब तक बढ़ता है जब तक पिंड स्थिर रहता है, बराबर। मतलब मैं बाह्य बल बढ़ाऊंगा तो घर्षण बल का मान भी बढ़ने लगेगा, बराबर। मतलब जैसे जैसे मैं बाह्य बल लगाऊंगा वैसे वैसे घर्षण बल लगता रहेगा। उस और वस्तु को मतलब चाहता है घर्षण बल कि ये वस्तु गति ना करे। जब तक वो वस्तु
स्थिर अवस्था में तब तक ये घर्षण बल भी बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही वो वस्तु मतलब बाह्य बल में इतना ज़्यादा लगा दूँ, ठीक है, कि उसके कंपेयर में घर्षण बल कम हो जाए, तब वो वस्तु अपनी जगह से गति करने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही अपने को दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक परिभाषा स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल मतलब उसकी परिभाषा क्या है कि F को क्रमशः बढ़ाने पर स्मॉल f तब तक बढ़ता है जब तक पिंड स्थिर रहता है। अतः स्थिर पिंड पर लगे घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं, जिसको स्मॉल f s बोलते हैं। s मतलब होता है स्टैटिक, स्टैटिक मतलब स्थिर, तो f s को बोलते हैं स्थिर घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो स्थिर घर्षण बल अपने यहाँ पे कहते हैं, मतलब ये वस्तु जो है, इस वस्तु पे मैं एक बाह्य बल लगा रहा हूँ, तो बाह्य बल लगाऊंगा तो उसकी विपरीत दिशा में घर्षण बल भी लगेगा। तो जैसे जैसे मैं बाह्य बल बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे घर्षण बल भी बढ़ता रहेगा। कब तक? जब तक ये वस्तु स्थिर अवस्था में। तो स्थिर अवस्था के लिए जो घर्षण बल अपने यूज कर रहे, उस वस्तु को स्थिर करने के लिए जो घर्षण बल लगा रहे, उसको स्थैतिक घर्षण बल अपने कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने देखते हैं कि स्थैतिक घर्षण बल जो है वो किसके बराबर है। तो देखो, ये स्थैतिक घर्षण बल है, वो किसके बराबर है, मतलब जितना बाह्य बल लग रहा है उतना का उतना F भी लग रहा है, लेकिन दोनों की दिशा विपरीत है। ठीक है, क्योंकि ये वस्तु स्थिर अवस्था में, बराबर ना, ये वस्तु है, तो इस वस्तु पे जितना मैं बाह्य बल लगा रहा हूँ उतना ही उसका घर्षण बल होगा, तभी ये वस्तु स्थिर अवस्था में। ठीक है, तो स्थिर अवस्था में है, इसीलिए उसको स्थैतिक घर्षण बोलते हैं। मतलब ये जो एफ एस होगा वो कैपिटल F के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ एस जो है वो कैपिटल F के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें अब क्या होता है कि एफ एस के बढ़ने की एक सीमा होती है। ठीक है, एफ एस के बढ़ने की सीमा होता है, ज़्यादा अपने एफ एस नहीं बढ़ सकता, एक लिमिट होती है, बराबर ना, एक लिमिट होती है, तब तक वो घर्षण बल बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद में वो घर्षण बल नहीं बढ़ता और फिर बाह्य बल बढ़ जाता है, और बाह्य बल जैसे ही बढ़ जाता है वो वस्तु अपनी जगह से आगे बढ़ना चालू हो जाती है। तो यहाँ पे जो घर्षण बल स्थैतिक लेंगे वो मैक्सिमम लेंगे, सबसे अधिकतम लेंगे, बराबर। तो अब यहाँ पे घर्षण बल देखो एक वस्तु पे निर्भर कर रही है और वो है अभिलंब बल। अभिलंब बल पे कैसे निर्भर कर रही है, बराबर। तो मैं तुम्हें को उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास में दो वस्तु है, ठीक है, एक टेबल के ऊपर रखी हुई है मैंने दोनों वस्तु। ठीक है, एक वस्तु जो है मैंने टेबल के ऊपर रखी है 5 किलोग्राम की, बराबर, और एक वस्तु टेबल के ऊपर रखी है 10 किलोग्राम पे। तो अब इन दोनों वस्तु में से किसको वस्तु को खिसकाने में ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, या दोनों वस्तु में किसको खिसकाने पर ज़्यादा घर्षण बल लगेगा, बराबर। तो अपने बोलेंगे कि 10 किलोग्राम की वस्तु को हटाने में मुझे ज़्यादा घर्षण बल लगेगा क्योंकि इसका भार ज़्यादा है। तो वही है कि देखो 10 किलोग्राम का भार ज़्यादा है, मतलब mg जो है वो ज़्यादा, तो mg ज़्यादा है तो इसके ऊपर लगने वाला n भी क्या होगा, इसके ऊपर लगने वाला n भी क्या होगा, n भी ज़्यादा ही होगा, क्यों, जितना mg होगा उतना ही n होगा। तो n ज़्यादा होगा तो घर्षण बल जो है एफ एस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अपने क्या बोलते हैं कि n जो है वो एफ एस के समानुपाती, क्योंकि n का मान बढ़ा तो एफ एस का मान बढ़ा, और यहाँ पे 5 किलोग्राम है तो n जो है वो इससे कम होगा, तो घर्षण बल भी यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एफ एस मैक्सिमम समानुपाती है n के, मतलब जैसे जैसे n बढ़ाएंगे, मतलब वजन बढ़ाएंगे, उस वस्तु का भार बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे स्थैतिक घर्षण बल का मान जो है वो बढ़ता जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे एफ एस जो है वो समानुपाती n हो गया। अब जैसे समानुपाती नियतांक हटेगा यहाँ पे आएगा म्यू एस। अब म्यू एस क्या है, यहाँ पे स्थैतिक घर्षण गुणांक है, बराबर। अपने ने पढ़ा हुआ है कि जैसे ही कोई भी समानुपाती नियतांक
समानुपाती का साइन हटता है तो उसकी जगह पे समानुपाती कोई भी नियतांक लगता है या समानुपाती गुणांक लगता है। तो यहाँ पे समानुपाती की जगह पे बराबर और फिर म्यू एस लगा, तो म्यू एस जो है वो स्थैतिक घर्षण गुणांक अपने कहेंगे, बराबर। और यहाँ पे अपने को पता ही है एफ एस जो है वो घर्षण बल जो है वो अधिकतम घर्षण बल या उसको सीमांत घर्षण बल भी कह सकते हैं, बराबर। और यहाँ पे म्यू एस का मान केवल संपर्क पृष्ठ के युगल प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब ये सरफेस है, ये सरफेस की प्रकृति पर निर्भर करता है कि सरफेस के ऊपर मतलब कैसा है, मतलब एकदम समतल है, इसके ऊपर पानी है कि इसके ऊपर तेल है कि क्या है, मतलब वो जिससे फ्रिक्शन फोर्स घर्षण बल बदल सकता है, बराबर ना। जैसे मान लो एक सरफेस है, उसके ऊपर पानी है तो अपने बारिश के टाइम पे फिसल जाते हैं, मतलब घर्षण बल जो है वो कम हो जाता है। तेल लगाए तो और ज़्यादा फिसल जाता है, मतलब इसके ऊपर कौन सा तरह का द्रव्य या क्या चीज़ है उस पर ये निर्भर करता है, बराबर। तो यहाँ पे अपने को कौन सा सूत्र मिला, तो अपने को सूत्र मिला एफ एस मैक्सिमम बराबर म्यू एस एन। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, बराबर। एफ एस मतलब स्थिर घर्षण बल, म्यू एस मतलब स्थिर घर्षण गुणांक और एन मतलब होता है अभिलंब प्रतिक्रिया, बराबर। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक बात अपने को याद रखनी है, और ये एक बात है कि कभी भी घर्षण बल जब कोई भी लगता है तो वो घर्षण बल इस म्यू एस एन के या तो बराबर होगा या उससे कम होगा। मतलब एफ एस जो है वो म्यू एस और एन के मान से हमेशा या तो बराबर होगा या उससे कम होगा, कभी भी उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। उससे यदि मान लो ज़्यादा होगा तो वो घर्षण बल जो है वो कम, उसका मान जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, मैक्सिमम नहीं रहेगा, बराबर। मतलब कोई भी आदमी चल रहा है, अब वहाँ पे वो चल रहा है और उसका म्यू एस और एन का मान जो है वो एफ एस के मान से ज़्यादा हो गया तो वो आदमी वहाँ पे फिसल जाएगा, गिर जाएगा। तो ये अपने को समझना है, ठीक है, ये चीज़ अपने को यहाँ पे समझनी है। तो यहाँ पे अपने को दो सूत्र देखने को मिले। एक सूत्र मिला एफ एस मैक्सिमम बराबर म्यू एस एन और दूसरा मिला एफ एस लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन, बराबर। तो ये वाला जो है वो एफ एस मैक्सिमम है, तो जब एफ एस मैक्सिमम होगा तो म्यू एस और एन के बराबर, और खाली एफ एस है तो उसका मान म्यू एस और एन के गुणनफल के या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा, बराबर। तो ये तो अपना दोनों जो सूत्र थे वो अपने स्थैतिक घर्षण बल के सूत्र थे, एफ एस के सूत्र थे। अब इसमें एक और है कि जब पिंड संपर्क सतह पर गतिमान हो जाता है, मतलब वो वस्तु जो है, अभी तक तो क्या थी कि एफ एस और कैपिटल एफ इन दोनों का मान जो है वो साम्यावस्था में था, इसलिए वो वस्तु यहीं पे थी, स्थिर थी। अब क्या हो गया कि यहाँ पे ये वस्तु जो है वो गतिमान हो गई, ठीक है, ये वस्तु जो है वो क्या होगी, गतिमान होगी, मतलब ये वस्तु यहाँ से आगे बढ़ गई। तो जब पिंड संपर्क सतह पर गतिमान हो जाता है तब F को गतिक घर्षण बल कहते हैं। मतलब ये यहाँ पे गतिमान हो गया, बराबर। ये पिंड यहाँ से चल के मान लो यहाँ पे आ गया, तो उस टाइम पे जो घर्षण होगा उसको एफ के बोलेंगे, मतलब गतिक घर्षण बल बोलेंगे। मतलब ये घर्षण बल गति करते हुए उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे गतिक घर्षण बल हो जाएगा। और उस टाइम पे इसका मान जो है उसका फॉर्मूला तो वही रहेगा जिस तरह से यहाँ पे था, एफ एस बराबर म्यू एस एन, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ के बराबर म्यू के एन, बराबर। तो यहाँ पे फॉर्मूला वही रहेगा, खाली तुमको साइन याद रखना है। एफ एस हो तो स्थैतिक घर्षण बल है और एफ के हो तो गतिक घर्षण बल है, ठीक है। और यहाँ पे म्यू के भी क्या होगा, गतिक घर्षण गुणांक होगा। जिस तरह से यहाँ पे स्थैतिक घर्षण गुणांक था
इसी तरह यहाँ पे गति घर्षण गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ पे F के बराबर म्यू के एन यहाँ पे मिला, तो ये गति घर्षण बल है। तो दो तरह के बल देखे अपने, स्थैतिक घर्षण बल और गति घर्षण बल। ठीक है, तो यहाँ पे अपने ने देखा कि स्थैतिक घर्षण बल और गति घर्षण बल। अब तुमको ऐसा बोले, कभी भी पूछ ले एग्जाम्पल, कोई सवाल ऐसा है या कुछ भी ऐसे कि गति घर्षण बल और स्थैतिक घर्षण बल, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा मान किसका होता है, तो तुमको हमेशा याद रखना है। देखो यहाँ पे सबसे नीचे लिखा हुआ है, सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है कि म्यू के और म्यू एस। तो इसमें देखो म्यू एस का मान जो है वो ज़्यादा है, तो गति घर्षण बल से स्थैतिक घर्षण बल का मान हमेशा ज़्यादा होता है, ये तुमको याद रखना है। तो म्यू एस का मान ज़्यादा होता है, मतलब गति घर्षण गुणांक जो है वो कम होता है और गति घर्षण बल ज़्यादा होता है। यहाँ पे भी देखो एफ के कम है और एफ एच ज़्यादा है, मतलब गति घर्षण बल का मान कम होता है, स्थैतिक घर्षण बल का मान ज़्यादा होता है। इसीलिए यहाँ पे स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान ज़्यादा है, स्थैतिक और गति घर्षण बल का मान कम होता है। तो ये जो अपने ने पढ़ा, ये घर्षण के बारे में और घर्षण के कितने तरह के प्रकार होते हैं उसके बारे में पढ़ा है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो तुमको ये चीज़ें जो है ध्यान से देखनी है और उसको याद रखना।